एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। और जो आज का टॉपिक होगा वो अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, मैं क्विक रिवीजन करवाऊंगा तुम लोगों का कि कितना टॉपिक जो है या कितने फॉर्मूलेज पहले हो रखे हैं, उसको हम लोग देखकर चलेंगे। देखो भाई, सबसे पहले कौन सा भाई, देखो सबसे पहले हमने देखा था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, तो क्या होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता था, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। फिर एक होता था एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ठीक है, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद एक और होता था एपीएस वाला खेल। एपीएस इज इक्वल टू क्या होता है, एस बाई वाई। और एपीसी का फॉर्मूला क्या होता था, सी बाई वाई। और एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू क्या होता था, 1। एक हमने देखा था फिर कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू सी ऑटोनोमस प्लस डी वाई। बी का मतलब यहाँ पर क्या था, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब यहाँ पर एक था एस, एस इज इक्वल टू माइनस एस ऑटोनोमस प्लस 1 माइनस बी वाई। 1 माइनस बी का मतलब, या फिर डायरेक्ट लिख दो माइनस एस ऑटोनोमस प्लस यहाँ पर क्या लिखो, एमपी एस और वाई। ठीक है, ये वाई अलग रहेगा। ठीक है, अगर एमपीएस लिख रहे हो तो वाई को कटघरे में खड़ा कर दो, जेल में बंद कर दो, नहीं तो फिर वो आपको तंग जरूर करेगा। ठीक है, हाँ जेल में बंद रखो। अब समझो यहां तक हो गया था। उसको हमने कल देखा था मल्टीप्लायर, कौन सा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई। मैंने बोला था एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें वाई का पार्ट ऊपर रहता है और नीचे क्या होगा, डेल्टा आई। दूसरा फॉर्मूला होता था के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। और दूसरा फॉर्मूला, अगर 1 माइनस एमपीसी हो रहा है तो अपने आप ही एमपीएस हो जाएगा। बस इतना फॉर्मूला अगर याद है तो आपका थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट में कल्याण हो जाएगा। वरना आप जितने पूजा पाठ कर लो, कोई बचा नहीं सकता। समझ सकते हो? तो इतना अगर कंप्लीट है, चलें आगे नेक्स्ट। नहीं, अच्छी बात है पूजा पाठ कर रहे हो तो। अब देखो, हाँ हमने एक और पढ़ा था भाई, इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप इन्फ्लेशन के ज्यादा होने की वजह से क्रिएट होता है, जो कि एक्सेस डिमांड की वजह से होता है। हमने यहां तक कंप्लीट कर रखा था, है कि नहीं? चलो अच्छी बात है, आगे आते हैं भाई। सबसे पहला आज का टॉपिक देखते हैं, क्या है हमारे पास, डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड मतलब डिमांड की कमी। मतलब अगर एग्रीगेट सप्लाई जो है वो ज्यादा हो जाए एग्रीगेट डिमांड से, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिमांड में कमी देखने को मिलेगा। मतलब लोग खर्च करने के लिए रेडी ही नहीं हो रहे हैं। अब जब लोग खर्च करने के लिए रेडी ही नहीं होंगे तो इकोनॉमी में पैसा रिवॉल्व करेगा, नहीं करेगा। और रिवॉल्व नहीं करेगा तो पैसे की कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो कौन सी सिचुएशन आ जाएगा, डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन की सिचुएशन, और डिफ्लेशन की वजह से डिफ्लेशनरी गैप जो होगा वो क्रिएट होगा। ठीक है, याद रखना। मतलब सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई इन एन इकोनॉमी कोरस्पॉन्डिंग, ये जरूर वर्ड मैंने बताया था कल भी, ये जरूर लिखना है, कोरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी इज टर्म्ड एज डेफिसिट डिमांड। ठीक है, और जब एग्रीगेट डिमांड जब एक तरीके से कम होता है और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होता है, इसका मतलब डेफिसिट डिमांड में डिमांड की कमी है। मतलब डिमांड जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डिमांड कम होगा तो एक तरीके से फ्लो ऑफ मनी जो होगा वो उसमें क्या आएगी भाई, फ्लो ऑफ मनी में कमी आएगी। और जब फ्लो ऑफ मनी में कमी आएगी उसके वजह से क्या सिचुएशन निकल के आएगा, डिफ्लेशन अकर्स। ठीक है, और इसकी वजह से गैप जो क्रिएट होगा, द गैप क्रिएटेड, द गैप नोन एज, बस डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, डी गैप लिखा तो याद रखना, इसे समझ में आ गया। एक लाइन में आपको पता होना चाहिए, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम ड्यू टू, क्या प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम ड्यू टू डेफिसिट डिमांड। जब डेफिसिट डिमांड हो जाता है उसके वजह से इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इन द केस ऑफ डेफिसिट डिमांड इन इकोनॉमी, ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी कैन नॉट बी सोल्ड। जो वहां पर इन्वेंट्री भी निकाल के लेके आता था एक्सेस डिमांड की वजह से प्रोड्यूसर, यहां पर सामान धरा का धरा है, सामान बिक नहीं रहा क्योंकि लोग पैसा खर्चने के लिए रेडी है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया था, इन्वेंट्री ऑफ द प्रोड्यूसर स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड द प्रॉफिट स्टार्ट्स श्रिंकिंग या फिर डिक्रीजिंग।
विथ अ फॉल इन द प्राइस। तो या तो माल को बेचेगा ही बेचेगा, माल को सड़ाना तो है नहीं, तो वो सस्ता कर देगा दाम को, और जब प्राइस बहुत ज्यादा कम कर देता है तो एक तरह डिफ्लेशन आ जाता है कि नहीं, सिंपल सी बात है। तो दिस रिजल्ट इन द लो इनकम, तो प्रोड्यूसर को लो इनकम होगा, एंड आउटपुट अंडर द एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, अंडर द फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी, ठीक है। एंड आज या फिर नहीं, या फिर इसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट रख दो, फुल एम्प्लॉयमेंट मत देखो, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जितने लोग काम करना चाह रहे उतने लोगों को तो काम नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि डिमांड ही नहीं हो रहा, तो सामान ही नहीं बनेगा, तो कौन सा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट। हाँ, उनसे जब कम, मतलब 5 लोगों की जॉब की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लेकिन लोग काम करने 10 है, काम करने वाले लोग 10 है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट में कितने लोग काम कर रहे थे, 10 लोग, यहां पर एक तरीके से कम होगा, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट। दस डेफिसिट डिमांड कॉजेस डिफ्लेशन, एंड अंडर द एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, डेफिसिट डिमांड क्या क्रिएट कर रहा है भाई, 2 काम, एक तो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है और एक डिफ्लेशन, और इकोनॉमी गेट्स ट्रैप्ड इन द लो इनकम इक्विलिब्रियम, और लो इनकम इक्विलिब्रियम में इकोनॉमी ट्रैप हो जाएगा। अब इसी को एक तरीके से हमें डिटेल में लिखना होता है जब भी कभी प्रॉब्लम ड्यू टू डेफिसिट डिमांड आपके पास निकल कर आता है। अब यहां पर जैसे मैंने बताया था, अब फुल एम्प्लॉयमेंट में इतना था, देख रहे हो, एग्रीगेट डिमांड, एफई का मतलब क्या हो गया, एफई का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एफई का मतलब क्या हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट था भाई। अब मान लो कि अब डिमांड पहले यहां था, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, देखो ये सप्लाई का लाइन हमेशा ऊपर जाता है ना वाई का, और वाई इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई। इनकम किस पर डिपेंड करता है, इनकम हमेशा प्रोड्यूसर का देखते हैं ना कि इनकम बढ़ रहा है या घट रहा है, कितना ज्यादा वो सामान बेचेगा उसके हिसाब से। तो जो नीचे डिमांड जो कम हुआ, डेफिसिट डिमांड हुआ, उसकी वजह से एक और गैप क्रिएट हुआ, एडीआईयू, आईयू का मतलब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहां याद करना कि क्या होगा, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो निकल कर आता है, जिसके वजह से मतलब कि अंडर एम्प्लॉयमेंट है, तो लोगों को उतना काम नहीं मिल पा रहा, तो इनवॉलंटरी हो गया। अब यहां पर इन दोनों के बीच में जो गैप क्रिएट हो रहा है, ये वाला गैप, उस गैप को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। इसमें जस्ट ऊपर क्या था भाई, कि यहां पर एग्रीगेट डिमांड था और यहां पर एग्रीगेट डिमांड का फुल एम्प्लॉयमेंट था, और ऊपर एग्रीगेट डिमांड का जो अंडर एम्प्लॉयमेंट था, या फिर आप लोग बोल लो उसको इनवॉलंटरी। समझ में आ गया? तो यहां पर समझ के चलना है कि जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, लेकिन वहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट ऊपर में रहता है और नीचे आपको ना भैया, वहां पर क्या होता था, कल आप अगर आपने देखा होगा तो एक लाइन था यहां, इसी के ऊपर जो था वो एक और लाइन बनता था भाई, कौन, एडी एई का मतलब हाँ, मतलब एम्प्लॉयमेंट जितना चाहिए उससे ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं काम का, समझ रहे हो, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो। समझ में आ गया? तो ये चीजें डिफरेंस थी दोनों में, जो कि आपको ना लिखने के, एग्रीगेट डिमांड 1 और 2 भी कर दोगे तो न्यू या ओल्ड कर दोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन लिख दोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहां बोला गया व्हेन देयर इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट in the economy there is a shortfall in the aggregate demand from the level of required to maintain a full employment यहाँ चाहिए भाई, लेकिन अब एक तरीके से involuntary unemployment है, जो कि एक तरीके से डिमांड कम होने की वजह से निकला है, तो उसको हम लोग डिफ्लेशनरी गैप के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। दोनों क्लियर हो गया। अब आ जाओ कॉजेज ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, क्या क्या कारण होता है जिसकी वजह से डिफ्लेशन का जो गैप है वो क्रिएट होता है। तो सबसे पहले है रिडक्शन इन द प्राइवेट कंजम्पशन, लोग खर्चा करना क्या कर दिया, कम कर दिया। फिर रिडक्शन, वहां था इंक्रीमेंट, यहां पर क्या था, रिडक्शन। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फर्म इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा है, सरकार एक तरीके से खर्च को कम कर दी। राइस, इंपोर्ट जो है वो बढ़ गया, एक्सपोर्ट जो है कम हो गया, ठीक है। वहां पर जस्ट उल्टा था, इंपोर्ट जो था वो कम था और एक्सपोर्ट ज्यादा था, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीज इन द टैक्स बर्डन, वहां पर लोअर द टैक्स बर्डन, वहां जीएसटी वगैरह कम कर देते थे, जिसकी वजह से लोगों के पास ज्यादा पैसा, और ज्यादा पैसा तो ज्यादा खर्च करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें, ये सिचुएशन है जो कि आपको समझ के चलना है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कॉजेज ऑफ डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। कोई 5 जरूर याद रखना है आपको। अब आते हैं भाई कि मेजर्स, क्या बोला गया,
मेजर्स फॉर करेक्शन ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को मेजर करने का जो तरीका होता है वो दो तरीका होता है। एक तो सरकार जो है वो चीजों को मैनेज करके चलती है। अगर सिंपल सी बात, अगर यहीं पर एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, अगर डिफ्लेशन गैप क्रिएट हो गया, इस कारण से हुआ, अगर इसको ठीक करना है तो हम क्या करेंगे, बस रिडक्शन है, इंक्रीज करते जाओ तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा जब तक इक्विलिब्रियम लेवल पर नहीं आ रहा है। जैसे अगर लोग खर्चा नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या, मान लो हो सकता है कि लोग खर्चा नहीं कर रहा, टैक्स बहुत ज्यादा बर्डन है, तो टैक्स इंक्रीज हो गया तो टैक्स डिक्रीज कर दो, तो अपने आप में क्या हो गया। अगर सरकार कर रही है तो दैट इज कॉल्ड द फिस्कल मेजर, जो फिस्कल पॉलिसी के तहत, और अगर आरबीआई कर रही है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। सिंपल से बात है। तो अगर कभी भी आ गया कि हाउ टू करेक्ट द डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है, अगर फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, तो आप इसमें गवर्नमेंट का रोल जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये चारों चीजें लिखी जा सकती है, इसको जस्ट उल्टा कर दो, बस दिमाग लगाना है। तो ऐसा नहीं कि उसको भी रटना है, हमें उसको नहीं रटना है, हमें इसे रटना है, इसे याद करना है, इसे समझना है। ये समझ में आ गया तो वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि लॉजिक है। ठीक है, तो यहां देखा हमने कि भाई जो करेक्ट है, अगर एक्सेस डिमांड हो जाता है और डेफिसिट डिमांड हो जाता है, डिमांड की कमी हो जाती है, तो दोनों को करेक्ट करने के लिए दो पॉलिसी अपनाई जाती है। एक तो बोलते हैं हम लोग फिस्कल पॉलिसी, जो कि सरकार के द्वारा किया जाता है भाई, और एक है मॉनेटरी पॉलिसी जो कि सेंट्रल बैंक करती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या करेगी, सीआरआर, एसएलआर वगैरह इंक्रीज डिक्रीज करेगी। अब इसी को हम लोग देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे देखो भाई, जो है फिस्कल पॉलिसी के तहत सरकार क्या करती है, तो द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट एंड एक्सेस डिमांड इज टर्म्ड एज फिस्कल पॉलिसी। कि जो सरकार जो प्रक्रिया या फिर बोले एक प्रोसेस, एक तकनीक का इस्तेमाल करती है जिससे एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड कंट्रोल होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। एंड द कंपोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब यहां पर समझो कि अगर मान लो कि एक्सेस डिमांड है, ठीक है, क्या है, एक्सेस डिमांड है, तो एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए टू करेक्ट इसको, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है भाई, अब डिमांड को कम करना है, तो सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी या घटाएगी। भाई अगर डिमांड बहुत ज्यादा है, यही चीज है, यही समझना, यहीं पर है लूप होल, यहीं पर हम लोग फंसते हैं। अब दिमाग लगाना है, आप लोग बस फ्लो में बह जाते हो, फ्लो में नहीं बहना है। ठीक है, फ्लो में नहीं बहना है। किसी ने आपको आप देख के मुस्कुरा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो से वो आपको प्यार करने लगा या प्यार करने लगे। हाँ, बहुत बड़ा ये जाल है। उसी तरीके से ये भी जाल है, ट्रैप है। तो यहाँ देखो, समझो, यहाँ पर मैं एक आराम से समझा रहा हूं, इधर देखो समझो, मैंने क्या बोला, अगर इकोनॉमी में क्या है, एक्सेस डिमांड है, तो एक्सेस डिमांड को टू करेक्ट करना है अगर, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या किया जाएगा भाई, सरकार अपनी खर्चा को क्या करेगी, कम करेगी। क्योंकि खर्चा अगर ज्यादा करेगी सरकार तो लोगों पर ज्यादा पैसा जाएगा, और फिर ज्यादा खर्चा करेगा, तो फिर तो डिमांड कहाँ कम हो रहा है। डिमांड कम कब होगा, जब लोगों से पैसा खींचा जाएगा। आई बात समझ में। अगर मान लो कि डेफिसिट डिमांड आ गया, ठीक है, डेफिसिट डिमांड आ गया, तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या करेगी भाई सरकार क्या करेगी, टू करेक्ट करने के लिए सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, बस याद ये रखना है ना, दिमाग ये लगाना कि यार एक्सेस डिमांड की वजह से होता क्या है, होता है इन्फ्लेशन है। अब इन्फ्लेशन का मतलब है पैसा का फ्लो ज्यादा है, उसको कम करेगी सरकार या आरबीआई, सिंपल सी बात है। हम यहाँ सरकार के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट। ठीक है, अब बताओ टैक्स में क्या करेगी, अगर एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड है मतलब इन्फ्लेशन है। अभी हमने देखा एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है। ठीक है, और डेफिसिट डिमांड का मतलब डिफ्लेशन की सिचुएशन है। सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज्यादा पैसा होना इकोनॉमी में, और डिफ्लेशन का मतलब पैसा का कम होना इकोनॉमी में। तो सिंपल सी बात, टैक्स बढ़ाएगी या घटाएगी, टैक्स बढ़ाएगी, सिंपल सी बात है। तो टैक्स क्या हो गया, बढ़ा दी गई, और यहां पर क्या करेगा, टैक्स को कम करेगी, बस यही तो याद रखना है। हाँ, उल्टा क्यों लगेगा, अगर मान लो कि टैक्स बढ़ा दी तो लोग कम गुड्स और सर्विस लेंगे ना, तो अपने आप ही लोगों का खर्चा क्या हो गया, कम हो गया, और लोगों का खर्चा कम हो गया तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। अब लोगों को पैसा तो आ रहा है लेकिन लोग पहले जैसा खर्च नहीं कर रहे क्योंकि टैक्स बढ़ा हुआ भाई, सिंपल सी बात है। तो ये बातें याद रखनी है, किसके थ्रू, मॉनेटरी, दो तो जरूर याद रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी
वही तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में सिंपल से एक लॉजिक याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन लाता है, हमारे देश का आरबीआई, हमारे देश का सेंट्रल बैंक जो कि आरबीआई है। तो एक तरीके से आरबीआई क्या क्या करेगी भाई, दो तरीके का टूल अपनाती है, हमने बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज में ज्यादा काम करता है, जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब एक तरीके से कम और ज्यादा करेगी डिमांड को बढ़ाने और घटाने में। तो द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय रेगुलेटिंग द कॉस्ट और अ क्रेडिट और द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, दैट इज कॉल्ड द मनी सप्लाई। कि आरबीआई जो भी तरीका अपनाती है रेट को कम और ज्यादा करके, ताकि इकोनॉमी में मनी के सप्लाई को हम कंट्रोल कर पाए। ठीक है, ठीक है, टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट इन एक्सेस डिमांड इज टर्म्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी। नहीं तो डायरेक्ट अगर इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना तो लिखना थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कंट्रोल द एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड बाय इंप्लीमेंटिंग द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। खत्म हो, कहां बात हो गई भाई। बस ये चीजें आराम से अपने हिसाब से तुम उसको मोल्ड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या है भाई, अब यहाँ पर अभी मैं पूछूंगा किसी से, एक बात बताना, ठीक है, बैंक रेट को क्या करना चाहिए सरकार को, मतलब सरकार बोल रहा हूं आरबीआई को क्या करना चाहिए, एक्सेस डिमांड अगर है इकोनॉमी में तो एक्सेस डिमांड है। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या, इन्फ्लेशन है, सिंपल सी बात है। तो इन्फ्लेशन जब होता है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, बैंक रेट बढ़ाएंगे। तो मैं याद रखो कि एक्सेस डिमांड जो है, जो ये वाला एक्सेस डिमांड बढ़ाएंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेंगे, सेल करेंगे कि परचेस करेंगे, क्या करेंगे, परचेस करेंगे। यहां पर परचेस, तो मैं जो येलो में लिख रहा हूं उससे क्या होगा, येलो, उससे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है, याद रखना, इन्फ्लेशन कंट्रोल। ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल समझ में आया। लीगल रिजर्व रेशियो सीआरआर और एसएलआर क्या करेगी, बढ़ा देगी। ठीक है, सीआरआर और एसएलआर क्या करेगी, बढ़ा देगी। इसके बाद रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या करेगी, ये भी बढ़ा देगी। रेपो रेट बढ़ाएगी लेकिन रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट बढ़ाएगी लेकिन रिवर्स रेपो रेट क्या करेगी, कम। ठीक है, और इसके अलावा अगर देखा जाए कि अगर ये ग्रीन में जो है वो क्या है भाई, डिफ्लेशन कंट्रोल। डिफ्लेशन कब कंट्रोल होता है, इसीलिए देखो ये चैप्टर मनी इन बैंकिंग से लिंक है, तो आपको मनी इन बैंकिंग आना जरूरी है। ठीक है, तो जिन्होंने मनी इन बैंकिंग नहीं देखा वो आप देख सकते हो। तो ग्रीन में जो लिखा है उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल, तो जो डिफ्लेशन, डिफ्लेशन मतलब पैसे की कमी, तो बैंक रेट कम कर देगा ताकि कमर्शियल बैंक ज्यादा, ठीक है, या फिर एक तरीके से क्या करेगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें परचेज कैसे करेगा, एक बात बताओ, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा तब एक तरीके से, मान लो, सॉरी परचेज लिख रहा हूं, हाँ ये यहां पर क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगा, सेल करेगा, किसको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन। क्यों भाई, कि जब ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू सिक्योरिटी को सेल किया गया, हाँ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखो समझ रहे हो, तो ये सेल किया मतलब कागज सेल किया और उसके थ्रू क्या हो, पैसा एक तरीके से आ गया। लेकिन यहाँ पर परचेज करेगा, क्या करेगा, परचेज, परचेज किया तो पैसा मार्केट में दिया तो डिफ्लेशन कंट्रोल हो गया। उसके बाद सीआरआर एसएलआर क्या करेगा, कम करेगा। उसके बाद रेपो रेट क्या करेगा, घटा देगा। रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, ताकि लोग ज्यादा पैसा, जो बैंक है ज्यादा पैसा, ठीक है, तो समझ में आया यहां तक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब ये सब मार्जिन रिक्वायरमेंट एक तरीका होता है, अलग अलग तरीका। जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट में पहले मान लो कि 30% मार्जिन रखने के लिए बोला था, अब मान लो कि इकोनॉमी में पैसे की जरूरत है, मतलब क्या, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन है, तो डिफ्लेशन की सिचुएशन है उसमें क्या करेगी, कम कर देगी भाई इसको, ताकि ज्यादा पैसा का फ्लो बढ़े। और अगर इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाएगी तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। लॉजिकल है भाई, लॉजिक से याद रखोगे तब मजा आएगा, वरना नहीं मजा आएगा। आगे देखो इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स है जो कि आपको समझ के चलना है। सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, व्हेन ऑल दोज हु आर विलिंग
टू, मतलब जितने लोग काम करना चाह रहे हैं, एंड एबल टू वर्क आर गेटिंग वर्क इज टर्म्ड एज, जितने लोग काम करना चाह रहे हैं उतने लोगों को काम मिल रहा है। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट नेवर मीन्स जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। इसका ये मतलब मत निकाल लेना, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, मतलब एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट होता है लेकिन एक तरीके से वो पता नहीं होता गवर्नमेंट को, बस यहाँ तक। ऐसा थोड़ा कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हमारी इकोनॉमी बहुत बार फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आती है, इसका ये मतलब तो है बेरोजगारी खत्म हो गई, अभी भी है बेरोजगारी। ठीक है, इसका मतलब बिकॉज देयर मे ऑलवेज एग्जिस्ट अ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ लोग जरूर होंगे जो लोग अनएम्प्लॉयड अभी भी हैं, जिनको एक तरीके से काउंट नहीं किया जा रहा है, या सरकार के पास जितना टैक्स आता है क्या वो जेन्युइन टैक्स है? नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे ही जो टैक्स चोरी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हो। पहला समझ में आ गया फुल एम्प्लॉयमेंट। दूसरा है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, दोनों का टर्म समझना। देखो ये टर्मिनोलॉजी सीधा आता है दो नंबर में, ठीक है। तो वॉलेंट्री क्या होगा? इट इज अ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन व्हेन सम पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल एंड आर नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग, मतलब वो काम करना चाह ही नहीं रहे, समझ रहे हो? मतलब हाँ एबल है। इसके बाद दूसरा सिचुएशन देखो इनवॉलेंट्री, इट इज अ सिचुएशन इन एन इकोनॉमी व्हेन इवन इफ अ पीपल्स आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट बट देयर इज नॉट गेटिंग जॉब। यहाँ पर क्या, यहाँ काम है लेकिन काम करना नहीं चाह रहे, यहाँ पर क्या काम है ही नहीं लेकिन काम करना चाह रहे हैं, दोनों में अंतर है। इनवॉलेंट्री में मतलब काम करना चाह रहे हैं लेकिन काम नहीं है, और यहाँ पर काम है लेकिन वो काम करना चाह ही नहीं रहे, दोनों में बेसिक सा फर्क है। इनवॉलेंट्री में काम नहीं है और वॉलेंट्री में काम है लेकिन काम करना नहीं चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं यार नहीं करते काम, ठीक है, तो इसको देखा जा सकता है। तो ये होता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पूरा कंप्लीट, जो कि आप याद रखना है एक्सेस डिमांड और एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। हाँ वेरी गुड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में होगा हम लोग इंडियन इकोनॉमी को शुरू करेंगे, और इंडियन इकोनॉमी में हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन शुरू करेंगे, देखेंगे जो भी चैप्टर होगा उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत हद तक हो चुका है, ठीक है, 7-8 चैप्टर तो हो ही गया होगा इसका, अब जो है वो थोड़ा सा इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना बहुत